गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों को आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने ब्रह्मांड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अन्य ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में समझा था कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में क्या जानकारियाँ हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है इत्यादि। ये सब सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। सूर्य के बारे में हमने पढ़ा था, पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, बृहस्पति तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को एक बार देखें, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को बढ़ाते हुए हम समझते हैं। इससे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिए, अब हम सैटर्न के बारे में समझते हैं, शनि के बारे में समझते हैं कि शनि आखिर है क्या, शनि ग्रह कौन सा ग्रह में आता है, सैटर्न जो है किस पोजीशन पे आता है। तो अगर हम घनत्व के अनुसार देखते हैं तो घनत्व के अनुसार शनि जो है वो दूसरे नंबर का ग्रह होता है। सैटर्न जो होता है वो घनत्व के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह होता है। और अगर हम आकार के अनुसार देख लें तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार किसका है, बृहस्पति का है। बृहस्पति के बाद जो दूसरे नंबर पे ग्रह आता है वो शनि ही है। और उसके बाद हम अगर घनत्व के आधार पर भी देख लें तो घनत्व के आधार पर भी शनि जो होता है बृहस्पति के बाद ही आता है। अब देखिए शनि जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है, 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब हमारे अगर हम सैटर्न पे पहुंच जाएं तो हमारा एक वर्ष जो होगा वो कितने दिन का होगा, 29.5 ईयर्स का होगा। ठीक है। और देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो शनि की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके ऊपर में वलय होना। ये वलय, ये इस ऐसे करके वलय है। सूर्य के ऊपर शनि के ऊपर में क्या है, वलय है। और ये वलयों की संख्या कितनी है, वलयों की संख्या 7 है। ये जो वलय होते हैं ना वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर, एकदम अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करते रहते हैं, शनि की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है शनि को, शनि का दूसरा नाम है गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल गैस ही है, बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से गैस हैं, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ये NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम गैस बोलते हैं। ये दूर से कैसा दिखाई देता है, आकाश से ये दिखने में पीला होता है। कौन सा ग्रह, शनि ग्रह आकाश से दिखने में पीला होता है, इसलिए इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो, उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या 30 है। इसमें जो फेबो है वो शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। एक उपग्रह है शनि का, इसका नाम है फेबो। ये क्या काम करता है, शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। ठीक है। और एक दूसरे उपग्रह का नाम है टीटॉन। टीटॉन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टीटॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पे लीजिए टीटॉन है, टीटॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वो किसके बराबर, कितना बड़ा है, तो बुध के बराबर। बुध एक उपग्रह है, वो बुध के बराबर है टीटॉन, इतना बड़ा है। ठीक है। अब देखिए टीटॉन जो है वो कैसा दिखता है, मंगल के समान नारंगी दिखता है। टीटॉन पे वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। ठीक है। तो ये सारे जो ग्रह हैं, एक और चीज़ देखिए, आँखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह, सैटर्न के बाद वाले ग्रह को हम आँख से सैटर्न के बाद वाले ग्रह आँख से दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे हमें अगर पूछा जाता है एक दिवसीय एग्जाम में कि आँखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह कौन सा है, तो सैटर्न है। आकाश से देखने पे पीले रंग का ग्रह कौन सा है, तो पीले रंग का ग्रह सैटर्न है। उसके साथ ही इस पे वलयों की संख्या, पूर्ण वलयों की संख्या कितनी है, 7 है, जो किससे बने हुए, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके ऊपर में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम सैटर्न का क्या है, गोले का गैस या गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं।
उसके बाद आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, टिटॉन है, जहाँ पे वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों उपस्थित रहता है। अब सैटर्न के बाद हम चलते हैं यूरेनस के पास। सैटर्न के पास किससे चलते हैं, यूरेनस के पास। देखिए इसका भी जो पिक्चर मैंने बनाया कैसा बनाया, इसमें भी वलय दिखाया, लेकिन इसके वलय और सैटर्न के वलय में क्या अंतर है। सैटर्न में, शनि में जो वलयों की संख्या होती है वो 7 होती है, जबकि वरुण में, जिसको अरुण हम बोल देते हैं, यूरेनस बोलते हैं, उसमें वलयों की संख्या कितनी है, 5 वलय है। इस 5 का नाम रखा गया है क्या, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलन, ये 5 नाम रखे गए इसके वलय के। ये भी क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। जहाँ सैटर्न को हम पीला ग्रह के नाम से जाते हैं, मतलब यह पीला दिखाई देता है आकाश से, ये जो यूरेनस है वो कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। यूरेनस का कलर कैसा होता है, हरा दिखाई देता है। यहाँ पे कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम मिलता है, मीथेन मिलता है और अमोनियम गैसेस देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, इसके उपग्रहों की संख्या 21 है। इसका एक खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है, आपने पढ़ा शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो इसकी जो परिभ्रमण दिशा है वो अलग है, मतलब ये पूरब से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। कौन सा, तो वीनस और अरुण, जिसको हम यूरेनस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम, उसके बाद देखिए एक और चीज़ अरुण के बारे में, ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे अधिक ताप तथा प्रकाश मिलता है। अरुण पे ध्रुवीय प्रदेशों में क्या मिलता है, सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। इसके बाद हम, यूरेनस के बाद हम चलते हैं वरुण के ऊपर, नेपच्यून के ऊपर में। नेपच्यून के बारे में पढ़ रहे हैं, नेपच्यून में क्या होते हैं सबसे पहले नेपच्यून का खोज किसने किया था, तो नेपच्यून का खोज जोहान गाले। जोहान गाले कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। उन्होंने नेपच्यून की खोज की थी, जिसे हम हिंदी में वरुण कहते हैं। यह जो है 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। देखिए ये 29.5 वर्ष में करता था सैटर्न, और ये एक परिक्रमा पूरी करने में सन को कितना टाइम लगाता है, 165 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसका जो कलर है आकाश से देखने पे इसका भी कलर हल्का पीला है। कैसा कलर है, हल्का पीला है। यहाँ पे जो वायुमंडल है बहुत ही सघन होता है, वायुमंडल क्या है, बहुत ही सघन होता है। और सेम क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा, मीथेन मिलेगा और अमोनिया मिलेगा। ठीक है, यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है तथा इसके कितने उपग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं। जो टाइटन है, टाइटन और मेरिट जो होते हैं, ये 2 प्रमुख उपग्रह हैं किसके, नेपच्यून के। अब नेपच्यून के बाद हम चलते हैं किसके बाद, प्लूटो के पास। चलिए हम प्लूटो को समझते हैं थोड़ा सा। प्लूटो को इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि 2006 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था प्राग में, और इससे प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया था। इसीलिए हम जो नवग्रह बोलते हैं, नवग्रह बच करके कितनी हो गई, 8 ग्रह में हो गई है। ठीक है, तो प्लूटो को देखिए, प्लूटो का दूसरा नंबर हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी यम बोल देते हैं, कभी कुबेर बोल देते हैं, अंग्रेजी में प्लूटो बोल देते हैं। इसकी खोज जो हुई थी 1930 ईस्वी में, कौन किया था, क्लाइड टॉमबेग। क्लाइड टॉमबेग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन एक बार सम्मेलन हुआ प्राग में, कब, 2006 में, 24 अगस्त 2006 में प्राग में एक सम्मेलन होता है। किसके द्वारा सम्मेलन होता है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। और उस सम्मेलन में क्या वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि ये जो है ग्रह कहलाने लायक नहीं है, इसकी जो क्वालिटी है वो ग्रह कहलाने लायक नहीं है। ऐसा किस लिए, क्योंकि 2006 में ग्रह की एक नई परिभाषा निकली थी। वो परिभाषा क्या थी, ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक, देखिए, ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो तथा गोलाकार, उसका जो पाथ हो वो कैसा हो, गोलाकार हो, एक परवलयाकार पाथ हो, परवलयाकार पाथ से घूमे। लेकिन ये क्या कर रहा था, ये किसी की कक्षा में, किसके कक्षा में, तो ये किसी दूसरे के ऑर्बिट में इंटर कर जा रहा था। इसका जो रास्ता था वो अपना रास्ता नहीं था, इसका रास्ता का कोई
पता नहीं था। जो ये सन की चारों ओर जो घूम रहा था, इस रास्ते का इसका जो परवलयाकार पथ होता है वो नहीं था। इस कारण से इस परिभाषा के अनुसार इसे क्या कर दिया गया, ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्या उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होता है? ठीक है, उपग्रह जो होता है वो आकाशीय पिंड होता है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करता है। देखिए, जैसे हमने पढ़ लिया, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। यस, आप लोग जानते हैं चंद्रमा है। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रह में और उपग्रह में क्या फ़र्क है? ग्रह में और उपग्रह में फ़र्क क्या होता है कि ग्रह जो होता है वो जिस जिस ग्रह जो होता है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि उपग्रह जो होता है वो उस पार्टिकुलर ग्रह की परिक्रमा करता है। ग्रहों की भांति दोनों में चमक होती है। सॉरी, चमक नहीं होती है। चमक किस में होती है? चमक तारों में होती है। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाश लेते हैं चमकने के लिए? सूर्य से प्रकाश लेते हैं। सूर्य का जो प्रकाश आता है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी कारण से चमकीले दिखाई देते हैं। ग्रह के पास अपना कोई चमक नहीं होता। दो हैं हमारे पास, एक हो गया, एक क्या हो गया, एक बुध हो गया और दूसरा शुक्र हो गया। बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। तो देखिए, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो हम स्थापित करते हैं किसकी कक्षा में? पृथ्वी के कक्षा में। पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा के साम्य स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर क्या किया जाता है? उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। आपको पता ही होगा जो पृथ्वी की घूर्णन दिशा है वो कौन सी दिशा है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो उपग्रह को भी क्या किया जाता है? उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसीलिए उपग्रह का भी परिभ्रमण काल जो होता है वो कितने घंटे का हो जाता है? 24 घंटे का हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? भूमध्य रेखा को, आपको पता है भूमध्य रेखा क्या होती है? कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोल देते हैं या भूमध्य रेखा बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो ये जो हम कृत्रिम उपग्रह को भेजते हैं और कृत्रिम उपग्रह क्या करता है? एक निश्चित समय पे इस भूमध्य रेखा को पार करता है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा को पार करता है। वो समय क्या होता है? वो प्रातः का लगभग 9 बजे से 10 बजे का समय होता है। देखिए, उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमण के क्रम में क्रमशः पश्चिम के भाग को बिना कवर किए, कुछ ऐसे ये है पश्चिम का जो भाग, ये आपका ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये उत्तर का, ये दक्षिण का पृथ्वी का। तो पश्चिम भाग को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, पश्चिम भाग को कवर नहीं कर पाता। इस कारण से अगर हमें पूरे पृथ्वी के बारे में पता करना हो, पूरे पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना हो तो कितने ग्रहों की आवश्यकता होगी? 3 ग्रहों की आवश्यकता होगी। मिनिमम 3 ग्रह हमें लगाए जाएंगे जब हम पृथ्वी की पूरी क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा ज्ञात कर सकते हैं, पूरे मूवमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, पृथ्वी पे जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में पता कर सकते हैं। उपग्रह किस लिए भेजे जाते हैं? उपग्रह जो भेजे जाते हैं मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए भेजे जाते हैं। अमेरिका जैसे कंट्री स्पाई करने के लिए भेजता है, बहुत सारे वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए भेजा जाता है। तो उपग्रह का यूज ऐसे करते हैं। देखिए, इसीलिए कई उपग्रह की आवश्यकता होती है। इसे देखिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। किसको? कृत्रिम उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, जिससे क्या हो? समस्त पृथ्वी को कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भूस्थैतिक उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब चलते हैं, देखिए किसके बारे में समझते हैं? उल्कास्म के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उल्कास्म को मेटेओर्स बोलते हैं। मेटेओर्स, ये क्या होता है उल्कास्म में? जो उल्कास्म होते हैं ये अंतरिक्ष में बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही छोटा होता है और बहुत तीव्र गति से घूर्णन करता होता है।
ये एक्चुअल में छोटा होता है। ये किससे बना होता है? गैस से बना होता है। गैस का गोला होता है, गैस धूल कण से निर्मित होता है ये। और जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी को आने लगता है। ये ऐसे ही भ्रमण कर रहा है इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आता है तो बहुत तेज़ी से भ्रमण करने लगता है। और तेज़ी से भ्रमण करने के कारण क्या हो जाती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा। घर्षण से क्या हो जाएगी? इसमें आग लगी और ये चमकने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आएगा तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ठीक है, जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण सॉरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आने के कारण इसमें घर्षण उत्पन्न होती है। घर्षण उत्पन्न करने से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा से इसमें आग लगती है। आग लगने के कारण ये कैसा दिखाई देता है? शूटिंग दिखाई देता है। इसीलिए इसे बोलते हैं टूटता हुआ तारा। जो हमें दिखाई देता है, मूवियों में दिखाया जाता है कि टूटते हुए तारे से हम क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं, जो कि गलत धारणा है। चलिए देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ उल्कास ऐसे होते हैं, मेटेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की सतह से आने से पहले ही जल जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, वो पृथ्वी पे आ जाते हैं और पृथ्वी पे एक निशान मार देते हैं। तो इसका एक उदाहरण क्या है? आपने लोनार झील का नाम सुना होगा। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किसका बना हुआ है? वो उल्कास्म का बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ को पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, उसे उल्कास्म कहते हैं। शूटिंग स्टार क्या होता है? टूटता हुआ तारा को बोलते हैं। धूल व गैस से निर्मित पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और घर्षण से चमकने लगते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया? उल्कास्म बोल दिया। अब उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड ऐसा पिंड होता है जो वायुमंडल की घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं। और जल नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा, उल्कास्म से थोड़ा सा बड़ा होता है ये उल्का पिंड। और ये चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, आकर के गिरते हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। इसी के बारे में बताया कि ये क्या है? ये लोनार झील इसी का बना हुआ है। ठीक है, अब पुच्छल तारे के बारे में सोचते हैं। नाम ही है पुच्छल तारा। अब ये पुच्छल तारा क्या होता है? पुच्छल तारा जो होता है या धूमकेतु बोलते हैं, कॉमेट इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो होता है धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे में रहते हैं। सूर्य से बहुत दूर रहेगा, तो सूर्य से दूर रहेगा, उसके पास एनर्जी नहीं पहुंचेगी, प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो कैसा हो जाएगा? ये बर्फ़ और ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, अंधेरे में रहेंगे, लाइट नहीं पहुंचेगी। ये लंबी व अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। इनकी कक्षाएं बहुत अनियमित होती है, कहीं भी किसी भी कोई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इनके ऊपर में नहीं पड़ता। और जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इसमें गैसों की फुहारें निकलती हैं, जो कैसा दिखाई देता है? पूंछ की तरह दिखाई देता है। ये देखिए कॉमेट कैसा दिखाई देता है? पूंछ की तरह दिखाई देता है। इसी को पुच्छल तारा बोलते हैं। कॉमेट को पूंछ बोलते हैं। और इसका शीर्ष क्या कहलाता है? कॉमा कहलाता है। ये जब सन के पास से गुजरती है तो इसमें छोटे छोटे से फुलझड़ियाँ टाइप दिखती रहती है, कैसे टाइप फुहार निकलती रहती है। कभी कभी ये कॉमेट लाखों किलोमीटर तक लंबी हो जाती। क्यों लंबी हो जाती? किससे बनी होती है? ये धूल, बर्फ और हिमानी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बनी होती है। इसी कारण से जब सन की लाइट इसके ऊपर में पड़ती है तो ये पूंछ बहुत लंबी दिखाई देने लगती है। ठीक है, समान अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। समान अवस्था में ये कब पूंछ वाला तारा दिखाई बन जाता है? जब ये सन के पास जाता है, सूर्य के पास जाता है, नज़दीक जाता है, तो सूर्य की गर्मी के कारण ये पूंछ वाला तारा बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके पास? अब हम चलते हैं क्षुद्र ग्रह के पास, जिसे एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं या अवान्तर ग्रह बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान से इसको समझिए। क्या होता है कि मंगल और बृहस्पति, दो ग्रहों के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे ग्रह होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ये सैकड़ों मतलब हज़ारों संख्या में रहते हैं। और ये इसके साथ बृहस्पति मंगल के साथ सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनकी अगर अनुमानित संख्या मान लिया जाए तो ये लगभग 40,000 के आसपास होती है। और इनका जो इनकी उत्पत्ति के बारे में अगर समझें तो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी में कि विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट के फलस्वरूप बहुत डिफरेंट साइज़ के टुकड़े बने थे और ये सारे टुकड़े मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रहों के विस्फोट के कारण टूटे हुए खंडों से क्या बना? इनकी एस्ट्रॉयड्स की उत्पत्ति होती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में
सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से सैकड़ों किलोमीटर आकार के ये पिंड होते हैं। छोटा से लेकर के कई हजार किलोमीटर तक का ये पिंड होता है। ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जापान का हायाबुसा अंतरिक्ष यान ने हाल ही में इटोकावा नामक एक क्षुद्रग्रह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी तक भेजने में सफलता हासिल किया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा ब्रह्मांड का चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला जो अध्याय हम पढ़ेंगे, वो अध्याय होने वाला, अगला जो वीडियो होने वाला है वो पृथ्वी की गतियाँ के बारे में होने वाला है, जो हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल पे बने रहें और इस तरह के नोट्स, जो टॉपर्स नोट्स आप कह सकते हैं, आपको मिलते रहेंगे, बनाने के आइडिया मिलते रहेंगे और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तब तक अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।